तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण लोकसभा से, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2020-21 के लिए वित्त अनुदानों की मांगों के लिए चर्चा पर जवाब दे रही थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम इस वक्त की। इसमें चर्चा करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की, जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा रहती है। आखिर क्या है इन खबरों के मायने और उनके पीछे का एजेंडा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे कि केरल में गवर्नर पर हमले का आरोप लगा है और वो आरोप लगा है सीएम के ऊपर। आखिर आरिफ मोहम्मद खान से इतनी असहज क्यों है केरल सरकार और वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को विकास की सबसे बड़ी बाधा और भ्रष्टाचार का एक बड़ा पोषक बताया था जम्मू कश्मीर में, आज अपने एक लेख के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की है। इस विषय पर भी विशेष चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ में। साथ ही साथ राजस्थान को आज नया सीएम मिलने की उम्मीद है, इस पर विशेष चर्चा होगी। और बात हम करेंगे शर्मिष्ठा मुखर्जी की उस किताब की जिसको लेकर कांग्रेस असहज दिखती है, इस पर भी होगी बात। होंगे अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा, जम्मू कश्मीर में दशकों तक लोगों के साथ हुआ विश्वासघात, हमारे मंत्रियों के लगातार दौरों और संवाद ने सद्भावना कायम करने में निभाई बड़ी भूमिका। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। एआई से जुड़े खतरों पर भी होगी बात। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन विधेयक 2023 भी सदन में किया पेश। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीपी जोशी बोले, शाम 5 बजे तक स्थिति हो सकती है साफ। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल नई सरकार लेगी शपथ। मोहन यादव और विष्णुदेव साय की कैबिनेट पर टिकी सभी की निगाहें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार फैलाने का लगाया आरोप। कहा, देश भर में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट। और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गंभीर आरोप। कहा, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं सीएम पिनराई विजयन। तो इस वक्त की शुरुआत सबसे पहले इसी खबर से करेंगे, केरल की खबर से, जहां गवर्नर पर हमला हुआ है कथित तौर पर और सीएम पर इसका आरोप है। ये आरोप राज्यपाल ने स्वयं लगाया है और उनका कहना है कि ये जो सारा हमले की बात है इसमें सीएम की मिलीभगत है। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनराई विजयन के बीच मतभेद अब सड़कों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर उन पर हमला कराने का गंभीर आरोप लगाया है। राज्यपाल जब दिल्ली जाने के लिए राजभवन से एयरपोर्ट जा रहे थे तो कांग्रेस की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने उन्हें काले झंडे दिखाए और कथित तौर पर उनकी कार पर हमला किया। राज्यपाल खान ने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त होती दिख रही है। राज्यपाल ने कहा, पुलिस को इन उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका गया है। ये 5वीं घटना थी। ये राज्यपाल ने कहा कि ऐसी 5वीं घटना थी। इस बीच एसएफआई का कहना है कि राज्यपाल के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। उन्हें किसी भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एसएफआई भी सामने खड़ा हुआ है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी ने विरोध दर्ज कराते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर
सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि जब राज्यपाल के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिकों के साथ में क्या हो रहा होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर केरल की राज्यपाल की जो राजनीति है वो गर्मा गई है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 17 एसएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इस मुद्दे पर केरल के राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के निर्देश पर यह कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पुलिस have been prevented from acting against these rowdies, criminals. This was the 5th incident. Rods on which they had the black flags, they were using those rods to hit the cars. There are so many scratches. It's a new car. So many scratches. Paint has been scratched. Chief Minister, everything is being done under his direction. It is he who has hatched this conspiracy. It is he who is at whose instructions these people are working. I do not try to scare anybody. There is no question that I shall be scared of anything. और इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, गवर्नर की पीड़ा उनके बयान में आती है। आरिफ मोहम्मद खान एक दूरदर्शी राजनेता नहीं, एक स्टेट्समैन है और वो विद्वान है, वो राज्यपाल है। उनके नाम से केरल सरकार का सारा कारोबार चलता है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को इस तरह से एसएफआई के गुंडे अगर पिनाराई विजयन छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है। दिस इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी का रिएक्शन किस तरह से इस पर है और साथ ही साथ केरल सरकार का, खासतौर पर अगर पिनराई विजयन का कोई रिएक्शन आपको मिला है, किस तरह से इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या कुछ हैं? देखिए निखिल, बीजेपी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि दरअसल पिनराई विजयन की जो सरकार है वामपंथी दलों की, उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। कैसे कार इतनी नज़दीक तक आने दी जाती है और इस तरह से गवर्नर के काफिले पर हमला करने की कोशिश करना, और ये बहुत ही अपने आप में गंभीर मामला है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के काफिले को न केवल रोके जाने का प्रयास करना और जिस तरह से गवर्नर ने खुद आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब एसएफआई को इस तरह से छूट दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, और तमाम पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पूरी घटना की आलोचना की है और गवर्नर ने जो कुछ कहा है वो एक तरह से उनका समर्थन करते हुए नजर आए हैं। तो बहुत एक तरह से कहें रोचक है कि न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी इस मुद्दे पर जिस तरह से जो ये घटना घटी उस पे गवर्नर ने जो कुछ कहा उसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के बाकी नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन शशि थरूर ने जरूर एक ट्वीट करके एक तरह से गवर्नर की बातों का समर्थन किया है। तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि ये किसी नेता के काफिले को रोका जाना या उनके पर हमले का प्रयास का जो आरोप लग रहा है नहीं है, बल्कि गवर्नर के, राज्य के गवर्नर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का प्रयास कोई कर सकता है, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और जब खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हो कि उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, तो एक तरह से बहुत गंभीर सवाल उठते हैं राज्य सरकार की कार्यशैली पर। आखिर शैलेंद्र, आरिफ मोहम्मद खान को लेकर सरकार या ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इतने असहज हैं क्यों? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं और हमने देखा है कि कई बार अपने बयानों से जो एक तरह से जो बीजेपी के विरोधी जो लॉबी है या वामपंथी लॉबी है, वो उनके बयानों को लेकर उतने सहज नहीं होते हैं, या फिर उनको लगता है कि जो राष्ट्रवादी बयान देते हैं आरिफ मोहम्मद खान, उससे वो सहमत नहीं होते। लेकिन आप सहमत असहमत हो सकते हैं, इस तरह से किसी स्टूडेंट संगठन को छूट देना या उनके गुंडों को जिस तरह से गवर्नर ने कहा छूट देना, ये अपने आप में गंभीर सवाल उठता है कि अगर आप
गवर्नर की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, या फिर आप गवर्नर के किसी लेक्चर में कही बातों से संतुष्ट नहीं है, वो तो एक अलग विषय हो सकता है, उस पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से अगर कोई प्रयास करता है, वो भी राज्य के गवर्नर के खिलाफ, तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ये दिखना भी चाहिए। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हो कि उनके इशारे पर हो रहा है, खुद राज्य सरकार पर आरोप लग रहे हो, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जी, निश्चित तौर पर गंभीर हो जाता है और इस पर जिसको कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर भी देखने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक राज्यपाल के ऊपर अगर इस तरह का हमला होता है तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही बात सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये बात और आगे तक निकल कर जाती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे धारा 370, अनुच्छेद 370 और 35A के हटाए जाने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े हुए जो तमाम सियासत हो रही है उसको लेकर देश ने नकारात्मकता को नकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की चर्चा संसद से सड़क तक हो रही है, सियासत में नए तर्क गढ़े जा रहे हैं, लेकिन इस बीच देश की जनता खुश है। जम्मू कश्मीर में सरपट दौड़ती जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। विकास की रफ्तार के साथ लोगों ने नए कश्मीर का भरपूर स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को एक अस्थायी प्रावधान बताया। जाहिर है संप्रभुता को मजबूत करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया जरूरी है। इस फैसले पर पीएम मोदी का एक लेख आज कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। पीएम ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है। कश्मीर जहां हिमालय आकाश तक पहुंचता है और झीलों और नदियों का पानी स्वर्ग को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन पिछले 7 दशकों से इसने हिंसा और अस्थिरता के सबसे बुरे रूप को देखा है, पीएम ने लिखा है। और पीएम ने यह भी लिखा कि आज़ादी के समय हमारे पास राष्ट्रीय एकता की नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन हमने भ्रमित दृष्टिकोण जारी रखने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करना हो। तो इसको समझने की जरूरत है कि उन्होंने लिखा कि भ्रमित दृष्टिकोण जारी रखा, भले ही हमारे राष्ट्रीय हित इससे उनकी अनदेखी हुई है। पीएम ने लिखा कि मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास था कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वो हमारे देश और वहां रहने वाले लोगों के साथ विश्वासघात था। मेरी भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकूं वो करूं। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने सामाजिक भागीदारी के स्वशासन के मॉडल के तहत स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए घाटी में एक बेहतरीन काम किया है। पीपल्स गवर्नेंस के जरिए जनमानस से जुड़े मुद्दे और विश्वास के निर्माण की दिशा में पंचायती राज ने इन 4 सालों में एक आदर्श स्थापित किया है। पंचायतों के चुनाव कराए गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई है। कश्मीर में बनी अमन की फिजा के बीच विपक्ष का सवाल व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। सीताराम येचुरी कहते हैं कि संघीय ढांचे पर प्रहार हुआ है। चिदंबरम सरकार से सहमत नहीं है। सत्ता पक्ष आर्टिकल 370 को कश्मीर के कुछ परिवारों की पोषक और भ्रष्टाचार की जननी मानता है। ये बीजेपी और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का कहना है कि 370 भ्रष्टाचार का पोषक था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के तर्क सामाजिक न्याय, समता और नागरिक अधिकार को लेकर खामोश क्यों हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में 3 परिवारों के बारे में क्या कुछ कहा, आइए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। SC ST के प्रति संवेदना से ही ये निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की उसको हमने बरकरार रखा और ST की सीट 0 थी क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है। 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब
कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है। मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं, मान्यवर, कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया। और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था उसको? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर मान्यवर। और इसके अलावे भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जयराम विप्लव, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयराम विप्लव जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजू वाघमारे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजू वाघमारे, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, वो जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जो वैधता है उस पर मुहर लगाई है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अभी भी तमाम जो विरोधाभासी बयान हैं वो लगातार फिजाओं में तैर रहे हैं, इस संसद से के अंदर और बाहर हर जगह इस पर जो जिसको कहते हैं कि चर्चा का बाजार गर्म है। निखिल, अभी हमने गृह मंत्री अमित शाह का जो सुना अभी संसद में, जो कल वो बात रख रहे थे, ये सवाल तो है कि ये 75 साल में इन सारे डेवलपमेंट जो कश्मीर में हो रहे हैं, या ये नया दिशा और नया जो समीकरण वहाँ नया कश्मीर जो बना है, उसको बनाने से कौन रोक रहा था उन्हें? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला था, ये साहस का मामला था, ये कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने का मामला था। इससे किसने रोका था? अमित शाह का ये आरोप है कि क्या ये 3 परिवारों को लेके ही ये सारे कुछ कश्मीर में ये नियम बनते रहे, और सारे कुछ उसमें जो आम जनता है उसके नागरिक अधिकार की बात हो, समता की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, ये सारे के सारे उसको आपने एक तरह से छीन लिया। तो इन सब चीज़ों से बात, ये राजनीतिक बहस की बात है। ये अपना बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बहस में शामिल करेंगे। लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आलेख है, जो आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जो उन्होंने फैसले से जो संतोष व्यक्त करते हुए राष्ट्र की जो संप्रभुता को रक्षा करने और इसकी एकता और इसमें जो भारत सरकार के प्रयास है, उस प्रयास को सराहने की एक तरह से जो ये बात हुई है, सामने में आई है, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल है, एक ऐतिहासिक पहल है। ऐतिहासिक पहल है इसलिए अब मैं कह सकता हूं कि आप छोटा सा एक उदाहरण आप ये देखिए कि ये नया कश्मीर है, ये बदले कश्मीर का, ये 4 साल में ये कश्मीर कैसे बदला है कि आप ये देखिए कश्मीर में कि कल जब संसद और संसद के बाहर जो राजनीतिक विश्लेषण हो रहे थे और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी, चाहे सीताराम येचुरी का हो या चिदम्बरम साहब का हो या अजीत रंजन चौधरी का हो या डीएमके का नेता का हो, वो अपने नैरेटिव पे कायम है। लेकिन कश्मीर का नैरेटिव देखिए कि कश्मीर में कल की जो रफ्तार है, कब की जो अपनी जिंदगी है लोगों की, वो कहीं नहीं थमी थी। सड़कें चल रही थी, ट्रैफिक चल रहा था, दुकानें खुली हुई थी, सारे सरकारी ऑफिसेज खुले हुए थे। ये सारे रिएक्शन यहाँ पे सिर्फ है, और उसका रिएक्शन का मतलब है कि आप सिर्फ अपने उस नैरेटिव पे स्टिक हैं और देश को इस बताने के लिए आप कम से कम काबिल नहीं है कि ये आर्टिकल 370 का हटने के साथ में आप हैं या आप इसके विरोध में हैं, क्योंकि आप अपने अपने तर्कों के साथ में ये बड़ा जो डेवलपमेंट है, ये नया कश्मीर की जो नई रफ्तार है, उसको झुठलाते हुए दिखते हैं। निखिल जी जी जी, इस पर जो हमारे साथ में राजनीतिक दलों के प्रवक्ता है डॉक्टर राजू वाघमारे, पहले आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है, या जो 370 और 35A को हटाया गया था, इससे आप सहमत हैं? पार्टी सहमत है या असहमत है? और अगर असहमत है तो दिक्कत क्या आखिर है? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि 370 का फैसला इस सरकार ने लिया। प्रधानमंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे कि 75 साल से किसी ने रोक के रखा था इस फैसला लेने को। तो 75 साल में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, 2014 से प्रधानमंत्री भी
370 को लेके 5 साल उन्होंने भी गुजारा, उन्होंने तभी भी नहीं निकाला। तो क्या उनके दिल में ये मनीषा थी क्या कि उनके अधिकार छीनने की? हम क्या बातें करते हैं और जनता के सामने क्या लेके जाते हैं, उसकी बात का फैसला जनता को करने दीजिए। ये लोग खुद नहीं समझते कि वो क्या बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी इस तरीके की बातें करते हैं या अमित शाह जी इस तरीके की बातें करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि इसमें 5 साल के कार्यकाल में तो भाजपा ने तो पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल की थी। आपका मूल सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ने 75 साल तक नहीं हटाया तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी भी 5 साल गुजार के, तब वो क्या उन्होंने 5 साल का वक्त क्यों गुजार दिया? जी नहीं, मेरा कहना यह है कि जब भी आप इस तरीके की बातें करते हैं, इसका मतलब आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हो। और रही बात दूसरी, बात यह है कि 370 हटाने के पहले भी कश्मीर में लोग काम कर रहे थे, कश्मीर में खुशहाली थी और सभी जो व्यवहार थे सभी अपने हिसाब से बराबर चल रहे थे। और 370 यानी आपका कहना है कि 370 हटने के बाद से कोई अंतर आया नहीं है, पहले भी खुशहाली थी, अब भी खुशहाली है। तो आपने एक मूल प्रश्न जो था हमारा, उसका भी जवाब नहीं दिया डॉक्टर वाघमारे। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सहमत हैं या असहमत हैं इस फैसले से कांग्रेस? नहीं, अभी सहमत और असहमति का अभी कुछ सवाल ही नहीं आता है। जब ही निकाल ही दिया है तो हम अगर कहते हैं कि हम असहमत है और सहमत है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि 370 के पहले भी कश्मीर में खुशहाली थी और आज निकालने के बाद भी कश्मीर में खुशहाली है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यानी आपका मानना है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। जयराम विप्लव, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर वाघमारे कह रहे हैं कि वो पहली बात तो सहमत हैं या असहमत हैं ये अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले और अब की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। देखिए, कई बार परीक्षा में बैठने के बाद जब छात्र को प्रश्न समझ में नहीं आए या उसका उत्तर मालूम नहीं हो तो वो गाने लिखकर चला आता है, और उसी प्रकार की स्थिति अभी कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं के हर टीवी चैनल पर यही हालत है। उनसे जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उससे आप सहमत हैं या असहमत, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते। दूसरी चीज, एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही वाघमारे जी ने, वो शायद लोकतंत्र का मूल भी है, और इंदिरा जी के जमाने में जब तानाशाही इनकी ध्वस्त हुई तो शायद इनको ये सबक मिला होगा कि सबसे बड़ी सत्ता, सर्वोच्च निर्णय जो है वो जनता देती है। तो निर्णय जनता कैसे देती है? निर्णय का जनता एक ही तरीका है ना, मतदान करके निर्णय देती है। और वो निर्णय लगातार किसके पक्ष में है, ये तो आंखें खोल करके कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। अगर सबसे बड़ा बदलाव आपको नहीं दिखा तो अपनी उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए। शायद कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि इनके शासन में लाल चौक पर तिरंगे लहराए गए हों। वो तो मोदी जी के शासन में 370 हटने के बाद संभव हुआ, और तिरंगा लहराने वालों में सारे कांग्रेसी भी शामिल थे। दूसरी तस्वीर आई कश्मीर की उन हसीन वादियों से जहां भाई बहन बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर खेल रहे थे। तो ये दृश्य जो है ये हमने इसके पीछे कभी नहीं देखा। वहां तो राजनेताओं के परिवार को भी उठा लिया जाता था आतंकवादियों द्वारा, और फिर ब्लैकमेलिंग होती थी, और किस प्रकार से आतंकवादियों के साथ क्या गठजोड़ चल रहा था। बदलाव नहीं दिख रहा है। जनाजों पर हजारों की भीड़ होती थी, आज कितने आतंकवादी मारे गए बीते 4 वर्षों में? कभी आपने जनाजे पर उसकी भीड़ देखी क्या? क्या आपने देखा कभी पत्थरबाजी हो रही है क्या सेना के जवानों के ऊपर, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर? और आतंकवादी बनने की संख्या भी कल गृह मंत्री जी ने बताई। कश्मीर में 2018 में 199 की संख्या थी, इस साल महज 12 रह गई है। 70% 10 वर्षों में गिरावट आई है आतंकवादी घटनाओं में। 2014 तक जहां ये संख्या 7200 की होती थी, आज 2100 कुछ रह गई है। तो बदलाव दिख रहा है। चश्मा बदलिए, नहीं तो जनता तो आपको बदल ही रही है। ठीक है। डॉक्टर राजू वाघमारे, आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप जो है जयराम विप्लव जी से सहमत नहीं दिखते। सहमत हो असहमत हो वो बात आप बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बताइए, जो वहां का जो सामाजिक न्याय की बात कही जाती है, जब 370 हटने के बाद जो कानून लागू हुए,
जब बात SC ST को उनका हक हकूक देने की बात होती है, जब बात विकास की होती है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 370 लगाए रखने के साथ में आप उनके जो वहाँ के बाशिंदे हैं, आप उनके हक हकूक से आप उनको कहीं ना कहीं महरूम कर रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात, अभी ये भाजपा के प्रवक्ता जो बातें कर रहे हैं, शायद इनका पढ़ाई या इनका अभ्यास उतना नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, स्वतंत्रता के बाद 370 कश्मीर में लगा। अभी हमने देख ली। नहीं, आप उनको बोल लेने दीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, व्यक्तिगत आक्षेप ना करें। डॉक्टर राजू और जयराम जी और डॉक्टर राजू, आप दोनों लोगों से एक निवेदन है कि व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, अपने अपने दल के पॉइंट्स रखें। डॉक्टर राजू जारी रखें जी। हो गया जी जी, बोलिए। लोग अगर पागलपन का दौरा करके अगर बातें करने लगे, भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता, निखिल जी, अगर आपको इस प्रकार के बकवास और अनर्गल तथ्यहीन व्यक्ति के साथ डिबेट रखना है तो मैं माफी के साथ आपकी स्क्रीन को छोड़ना चाहूंगा। नहीं, देखिए, मैं फिर से एक बार ये कह रहा हूं कि आप लोग देखिए बीच में इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप ना करें। मैं बार कह रहा हूं व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, दोनों लोग व्यक्तिगत आक्षेप ना करें। डॉक्टर वाघमारे व्यक्तिगत आक्षेप ना करें। मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोग शांत हो जाएं। मैं चाहूंगा तो आप दोनों लोग शांत हो जाएं, और मैं विनोद मिश्रा के पास जाना चाह रहा हूं। विनोद मिश्रा जी, जो मूल सवाल था, विनोद मिश्रा के पास जा रहा हूं। मैं चाहूंगा बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता हमारे शांत हो जाएं। मैं विनोद मिश्रा के पास जा रहा हूं। विनोद मिश्रा के पास जा रहा हूं। विनोद मिश्रा जी, एक बात बताइए कि ये जो सामाजिक न्याय की जिस सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे हैं, ये 370 के हटने ना हटने से इसका कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि SC ST और जो OBC है, इनको कम से कम मुख्य धारा में अब इनको जो मिल सकेगा, अब इनको आरक्षण मिल सकेगा। जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हैं, जिस तरह से जो दूसरे राज्य थे, उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी समान अधिकार मिलेगा। निखिल, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये अभी आप इन लोगों से, दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि कम से कम इस मामले में जिस शालीनता तो दिखाते हुए अपनी बात रखेंगे, तो हम लोगों को, इन्हीं लोगों को ये मंच देते हुए हम लोग बस इनके साथ शामिल हुए हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। और डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब काफ़ी अपने तर्कों से बात कर रहे थे, जयराम जी भी, विपल्लव जी भी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इतना आक्रोश होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है कि आपके पास कंटेंट है, आपने अच्छा कंटेंट रखा है विपुल जी। दरअसल जो सवाल मैंने आपसे पूछा यही डॉक्टर राजू वाघमारे से पूछा था, लेकिन उसमें मुझे लगता है किसी को भी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को याद दिलाना चाह रहा था, वाघमारे साहब बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, मैं उन्हीं को थोड़ा सा, आप डॉक्टर साहब सुन लीजिएगा एक मिनट कि बदलाव क्या होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि 73-74 एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो था पंचायती राज का, 3 टायर पंचायती राज का, वो 3 स्तरीय पंचायती राज पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। और वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ही लागू हुआ। और डॉक्टर साहब, आप तब्दीली, आप एक बार कभी कश्मीर जाए तो आपको शायद अच्छा लगेगा। जो पीपुल्स गवर्नेंस का मॉडल क्या होता है, वो देश ने पहली बार जम्मू कश्मीर ने दिखाया है। 40,000 से ज़्यादा इलेक्टेड वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज का, जो उन्होंने जो पीपुल्स गवर्नेंस का और सामाजिक भागीदारी का शासन लाया है। आप कह सकते हैं कि देश में आपके किसी भी राज्य में इतनी बड़ी कामयाबी किसी को नहीं मिली है। अगर आप सेंटर से चला हुआ जो भी स्कीम है, 100% जम्मू कश्मीर में अगर पहली बार उतरा है तो इन 4 साल में उतरा है। कभी जम्मू कश्मीर में सेंटर स्कीम जितने भी थे और जितने भी डेवलपमेंट प्लान थे, वो कभी भी आधे से ज़्यादा वो करप्शन के भेंट चढ़ जाते थे, या फिर कुछ ही जगह पे VIPs इलाके में उतरते थे, बाकी जगह सन्नाटा था। तो ये पंचायती राज है जो पीपुल्स गवर्नेंस का मॉडल देखे हुए कश्मीर के दूर दराज के जहाँ अपर रिच का गांव हो, वहाँ भी बिजली है, वहाँ भी पानी है, वहाँ भी शिक्षा है, वहाँ भी स्वास्थ्य है। ये सिर्फ उस मॉडल ने करके दिखाया है। तो डॉक्टर साहब, ये समझने की ज़रूरत था। आप ही का वो 3 टियर पंचायती राज का अमेंडमेंट था जो कभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, इसको ये कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आलेख है, जो आज कई अखबारों में छपा है और कई में सुर्खियों में आया है, उसकी चर्चा कर लें तो ये थारे शायद बेहतर होगा। आपके पास में तर्क है, आप इन बातों को रखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आर्टिकल 370 हटना, या अगर एक पॉलिटिकल मोटिव होता तो उसका आप ये समझ सकते हैं कि कश्मीर में उसका रिएक्शन होता।
कश्मीर में जो बदलाव है उसका एक उदाहरण हमने दिखाया है कि कल जब आप लोग डिस्कस पार्लियामेंट में कर रहे थे, इतने अपने अपने तर्क ला रहे थे, कश्मीर अपने धुन में मस्त है, वहाँ सारे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, सारे दुकानें खुली हुई है, सारे इलाके में आप देखें कि अपने अपने काम में लोग मस्त, उसे पता नहीं है इन चीज़ों को। ये इसलिए नहीं है कि ये सामाजिक भागीदारी ने उसको एहसास कराया है कि इस देश में जो फेक नैरेटिव आप 70 साल से चला रहे थे उसका मोटिव क्या था, ये लोगों को समझ में आया है। जब ये शेड्यूल कास्ट ट्राइब की बात जब आप कह रहे थे, उस पर आप रिएक्ट कर रहे थे, ये क्या हुआ, तो आप इस देश में सारे पूरे देश में संविधान की सारे विधान लागू थे, सारे कानून लागू थे, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ कि आज नॉट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित की गई है। आज शेड्यूल कास्ट में वो वाल्मीकि समाज का लाखों हजारों मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को ये सारी बातें पता है, तो डॉक्टर साहब ये सारी चीजें एक बार उनको लाते हैं चर्चा में। ठीक है विनोद जी, आपकी बात रजिस्टर हो गई। मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है डॉक्टर राजू वाघमारे की। बीजेपी का है तो बात करो। डॉक्टर राजू, अरे सुनिए, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं अब चलिए बिना सवाल के अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो अब मैं आप ही के पास आ रहा था। मैं थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक करके बोलेंगे, मजा आएगा और पूरी सबकी बात आएगी। डॉक्टर राजू वाघमारे, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन एक बात मैं फिर से उसमें एक निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, अपनी अपनी बात रखें। सबसे पहली बात कि अगर आपने हमें बुलाया जी, तो हमको मौका दे कि आप लोगों का ही। अरे आप लोग आपस में लड़ने लगे, आप लोग आपस में, देखिए मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ अगर लड़ेंगे तो ये बड़ी शोभा की बात नहीं है। मुझे तो मजबूरी में उनके पास जाना पड़ा क्योंकि आप दोनों लोगों की एक दूसरे के ऊपर बोल रहे थे, किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ से चले जाए कि हम बात करें कि आपकी, चलिए अपनी बात कहिए। आपका मुंह बंद करिए ना तो मैं बात करूं। अरे आप ही को तो तब से फ्लोर दिया हुआ है। अरे आप बीच में बोलना तो बंद करेंगे तो मैं बात करूं। चलिए आप बोलिए। सबसे पहली बात, ये जो इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर से, अमित शाह जी से, कि 370 के बाद ऐसा हुआ ना वैसा हुआ। 370 के पहले भी कश्मीर जिंदा था, अच्छी तरह से चल रहा था, कश्मीर में भी चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, भाजपा भी उसमें शामिल था, कांग्रेस में भी शामिल था और सब जन उसमें शामिल थे। तो क्या कश्मीर क्या बंद होके पड़ा था? क्या कश्मीर में क्या पूरा अन्याय हो रहा था? तो चुनाव कैसे हो रहा था? जब भी पीडीपी के साथ भाजपा सत्ता में थी कश्मीर में, तभी क्या हो रहा था? कश्मीर चल नहीं रहा था। ये जो तस्वीर बनाने की कोशिश ये प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जी कर रहे हैं कि 370 के बाद बिजली गई। अरे बिजली का 1-1 किलोमीटर का खंभा लगाने के लिए कितना टाइम जाता है? क्या 370 लगाने के बाद पूरे कश्मीर में बिजली चली गई? उसके पहले किसी ने काम ही नहीं किया। क्या बातें कर रहे हो और क्या जनता को बताना चाहते हो कि 370 के बाद पूरा पलटी हो गया? तो 370 के पहले क्या कश्मीर कौन से क्या गुफा में रहता था कश्मीर? तो इतने चुनाव कैसे हुए? इतने लोकसभा के एमपी कहां से आए? भाजपा को सत्ता कहां से मिली? तो ये जो था ये लोकतंत्र था। लोकतंत्र पहले भी था। 370 में खाली 3 कलम है कि जो परराष्ट्र धोरण जो है उसके बारे में है, डेवलपमेंट के बारे में उसमें कुछ भी आटकाठी नहीं थी, अन्याय नहीं था। तो कश्मीर इसके पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि जनता ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जनता पूरी तरह से दबाव में थी। जनता पूरी तरह से दबाव में थी, इसके लिए उठाव नहीं हुआ। और रही बात तिरंगे की, तो इतने चुनाव हो गए, तो क्या मोदी जी के पहले क्या तिरंगा कश्मीर में नहीं फैला था? ठीक है, अब आपने अपनी बात कह ली हो, अगर अब आपने अपनी बात कह ली हो डॉक्टर वाघमारे, पूरे देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हो। ठीक है, क्या इसके पहले इतने चुनाव हो गए? ठीक है, रिपीट मत करिए डॉक्टर वाघमारे, आपकी बात आ गई। जयराम विप्लव जी के पास जाते हैं। डॉक्टर जयराम विप्लव ये कह रहे हैं डॉक्टर वाघमारे कि भाई कोई विशेष परिवर्तन हुआ नहीं। पहले क्या कश्मीर नहीं चल रहा था? पहले भी तो सरकारें बनती थी, आप भी पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी, इसके पहले भी कश्मीर चल रहा था। अब में और तब में कोई अंतर नहीं है। देश भी पहले चल रहा था, मोदी जी के आने के पहले कश्मीर भी पहले चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। बात है स्केल की, किस रफ्तार के साथ आज चल रहा है। विकास की बात जब आप करते तो किस रफ्तार से
काम हो रहा है। देखिए दौरा पड़ना शुरू हो गया। देखिए इसको नहीं, कहते नहीं, हैं दौरा आप पड़ना। बोलिए हाँ। बोलिए कोई कमेंट नहीं बीच में। हमने तो सुना। नहीं आप बोलिए जयराम जी बोलिए। तो देखिए इन्होंने बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दिया। भाई एक ही लाइन को 5 बार रटने से नहीं हो जाता ना। पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रश्न मिश्रा जी ने उठाया उसका कोई जवाब नहीं है कि वो पंचायती राज का कानून वहां क्यों नहीं लागू था। 370 के बाद ही पहली बार स्थानीय निकाय को चुनाव संपन्न हुए, वहां ये सब चुन करके आए, इस पर क्यों नहीं जवाब होगा। SC ST रिजर्वेशन के ऊपर क्यों नहीं आप जवाब दे पाते कि आप तो आज बड़े हिमायती बने, आप पूछ रहे कि साहब ये OBC सचिव कब बनेंगे भारत सरकार में, लेकिन आपके नाक के तले जो संवैधानिक आरक्षण था 1950 से लागू था, उसको आप नहीं दे पाए क्योंकि आपको एक परिवार के साथ अपने जो रिश्तेदारी थी उसको निभाना था और देश से भले गद्दारी करनी पड़े। तो आप ये सब चीजें मत समझाइए। आज बुनियादी ढांचे का विकास हो, रोजगार का सृजन हो या पर्यटन में आया उछाल हो, आज स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट उसी कश्मीर की वादी में हो रहा है। कश्मीर की वादी में दशकों के बाद सिनेमा हॉल खुले हैं, वहां पर संगीत के आयोजन हो रहे हैं। कश्मीर मुस्कुरा रहा है और उसका उदाहरण मैंने बताया। स्वयं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ के गोले खेल रहे थे। वो सबने देखा है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है जयराम विप्लव जी जवाब ले लेते हैं। आंखों का इलाज कराएं कांग्रेस के लोग। ठीक है जवाब तो ले ले। अरे जवाब तो ले ले। डॉक्टर वाघमारे, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, SC ST OBC को आरक्षण नहीं था वो दिया गया। इन दो विषयों पर मैं चाहूंगा आपका विशेष आकर्षण, इस पर जवाब दीजिएगा। जो भी बात आप बताएंगे उसके साथ साथ इस पर जरूर बताइए। SC का आरक्षण उसमें था, ST का आरक्षण नहीं था। ST का आरक्षण नहीं होने की कई वजह है। अगर 370 के बाद अगर ST का आरक्षण हुआ है तो वो अच्छी बात है। SC का आरक्षण कहाँ था? क्या बातें कर रहे हैं? वहाँ अगर SC वर्ग का बच्चा PhD भी कर ले तो केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी उसको मिल सकती थी। अरे झूठ बोलने से भाग नहीं पाएंगे आप। बात विधानसभाओं के आरक्षण की नहीं है डॉक्टर राजू विधानसभा में आरक्षण की सीटों के आरक्षण की बात नहीं हो रही है, नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है। आप जम्मू कश्मीर पर गहन अध्ययन करिए, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। SC ST आरक्षण नहीं था लागू। सुन तो लीजिए, सुनिए आप दोनों लोग सुनिए। डॉक्टर राजू, जयराम विप्लव, डॉक्टर राजू, मुझे लगता है कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है। विधानसभा में आरक्षण की बात नहीं हो रही है, नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है। नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है जी, शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में। जी एक बात बताइए कि नौकरी में जो आरक्षण की बातें की, अभी इतनी बड़ी बातें भाजपा कर रही है 370 के बाद। अरे पूरे देश में अगर आरक्षण को विरोध किसने किया रहेगा? वो RSS और भाजपा ने किया है। अरे बात देखिए, ट्रैक से फिर आप कहीं और जा रहे हैं। जो जवाब देना है उसका जवाब नहीं दे रहे। राजीव गांधी, अरे देखिए ये अनपढ़ व्यक्ति है, इनको पढ़े लिखे होने का गुमान जरूर है। नहीं, ये तो सीधा जवाब नहीं हुआ कि अब कौन विरोध कर रहा है। अभी तो वो कह रहे हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर में आरक्षण दिया, आप कह रहे हैं जी वो देश भर में विरोध कर रहे हैं। क्या देश भर में उन्होंने आरक्षण हटा दिया? लागू करते वक्त विरोध में भाषण दिया था, इनको कुछ मालूम है नहीं। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा पढ़िए अपने इतिहास के बारे में। राजीव गांधी किसका विरोध करते थे? मंडल आयोग। नहीं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी। डॉक्टर राजू वाघमारे, ये तर्क शायद जो है, क्या करेगा बताइए? ये तर्क कौन सहमत होगा? आप बताइए डॉक्टर राजू, ये तर्क कौन सहमत होगा? आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर में बीजेपी ने विरोध कर रही है आरक्षण का। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, आप विधानसभाओं की बात कर रहे हैं। मैं जो शिक्षण संस्थान है और जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण की बात कर रहा हूं। मैं सामाजिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहा हूं। क्या 370 के एब्रोगेशन से इसमें कोई बदलाव नहीं आया आपके मुताबिक? सबसे पहली बात यह है कि आप जरा कानून पढ़िए। अगर किसी को देना रहता था ST का आरक्षण नौकरी और इसमें, तो 370 के बावजूद भी दे सकते थे। तो उस टाइम अगर किसी ने नहीं दिया तो हमारे लाइन में भाजपा भी शामिल है ना, अटल बिहारी वाजपेयी भी है। हाँ, तो फिर वही आ जाते हैं
फिर उसी मूल प्रश्न पर आएंगे कि पिछले 5 वर्षों में इन्हें नहीं दिया तो आपको दिक्कत है। फिलहाल मैं विनोद मिश्रा जी को इस पर लेकर आऊंगा लास्ट कमेंट्स के लिए, क्योंकि ये इस तरह की चर्चा तो अंतहीन होगी, डॉक्टर राजू और जयराम विप्लव जी। विनोद मिश्रा जी, 370 निकालने के बाद भी और उसके पहले भी आरक्षण दे सकते। ठीक है ठीक है, चलिए विनोद मिश्रा जी का रुख ले लेते हैं। अब आप नए तर्क लेकर आ रहे हैं कि 370 हटाने के पहले भी दे सकते थे, हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। विनोद मिश्रा जी, 370 हटाने के न हटाने से भी आरक्षण दे सकते थे, जब विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था तो भी दे सकते थे। निखिल, ये कहना है डॉक्टर राजू का। ठीक है, अब जवाब तो लेने दीजिए डॉक्टर राजू, जवाब तो लेने दीजिए। आप अकेले ही बोलेंगे, आप कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा निखिल, देखिए दिक्कत क्या है कि डॉक्टर साहब सब जानते हैं, वो आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन इनकी दिक्कत जो है वही दिक्कत कांग्रेस पूरी पार्टी की है, वही जो इंडिया गठबंधन के जो सारे पार्टियां उनकी है। वो खुल के इस बात को कहने से उनको थोड़ी सी झिझक है कि ये सीधे सीधे वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं पीएम मोदी को। इनके सामने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सारे बदलाव जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि कश्मीर में 3 करोड़ टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट जो है वो आज देश के किसी भी हिस्से से ज़्यादा है। वो जान रहे हैं कि इस कश्मीर में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश इसी गवर्नर रूल में हुआ है। वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस साल में कश्मीर में 30,000 से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं, जिसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं था। इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बार बार ये बताने की बात कह रहे हैं कि लोगों के सामने में पब्लिक पोस्चरिंग जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ले रहे हैं, उसका मतलब सीधे सीधे है कि वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। देश क्रेडिट दे रहा है, और देश को क्रेडिट देने से जब दे रहा होता है तब इन पॉलिटिकल पार्टियों को क्रेडिट देने नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इनसे इतना ही आग्रह करता हूं कि चीज़ों को समझें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो स्थिति बदली है वो एक सिर्फ कानून व्यवस्था का मतलब नहीं था। जो बात वो कह रहे थे वो था सामाजिक भागीदारी में व्यापकता जो है उसको बढ़ाने का। और पीएम मोदी, आप सोच लीजिए, आपके मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल में कितनी बार जम्मू कश्मीर गए थे, कितनी बार कश्मीर गए थे। मैं आपको आप देख लीजिए डेटा चेक करके, 21 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पिछले 9 साल में जम्मू कश्मीर गए। और जब भागीदारी की बात आप कहते हैं तो आप ये देख लीजिए पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि सारे ऑफिसर जो बैक टू विलेज, आप सुन लीजिए कि किस तरह का क्या प्रोग्राम वहाँ चल रहे हैं, कि सारे ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो गाँव जाते हैं, जन समस्याओं क्या वहाँ पे जो पब्लिक ग्रीवांसेज है उसको सुनते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। ये व्यवस्था जब कायम होती है तब विश्वास जगता है। और ये विश्वास का जो तर्कों से शायद डॉक्टर राजू वाघमारे सहमत होने और ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कश्मीर में जो है इसका जो फर्क पड़ा है वो साफ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू वाघमारे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयराम विप्लव जी आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। हमारे पास समय बस इतना है आज की इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में कई खुलासे हुए हैं, तो कांग्रेस इस पर असहज क्यों है। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, हमारा संकल्प विकसित भारत। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी?
1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब, जिसमें कई सारे खुलासे हुए हैं और कांग्रेस इसको लेकर असहज है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस के पूर्व नेत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब प्रणव माय फादर पिछले दिनों वो लॉन्च हुई और जिसके बाद लगातार किताब के जो प्रसंग हैं वो सुर्खियों में है। और पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने अपनी किताब प्रणव माय फादर के लॉन्च के बाद एक साक्षात्कार में बताया कि प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया क्योंकि सोनिया गांधी को यह डर था कि शायद वे प्रधानमंत्री बनकर सोनिया गांधी के निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं। खुलकर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा। सोनिया गांधी जी को लगा होगा कि एक दिन वो हो सकता है कि सोनिया गांधी जी का अथॉरिटी चैलेंज करे। तो मैंने ये बात पूछा कि आप क्या चैलेंज करते, तो उन्होंने कहा कि चैलेंज करता या नहीं करता दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, बट सोनिया गांधी जी को ऐसे लगा, उन्होंने बोला देखिए पॉलिटिक्स कट थ्रोट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ सब कोई चाहते हैं कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे। तो सोनिया जी अपना इंटरेस्ट और अपना परिवार के इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी को लगता था कि राहुल गांधी में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी बहुत ही कर्टियस हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, जो कि उनको अच्छा लगा कि ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी लगा कि राहुल गांधी एक सवाल से दूसरा सवाल बहुत जल्दी, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट बहुत जल्दी जाते हैं। तो वो उनको लगा कि पता नहीं कितना इनको समझ आ रहे हैं या कितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसमें बारे में भी मेरा फादर का उन्होंने लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा इस विषय पे। और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब दा के एक और संस्मरण को इस दौरान साझा किया। एक दिन राहुल गांधी जी मेरे फादर के साथ मिलने के लिए आए और बाबा तब मुगल गार्डन में वॉक ले रहे थे, प्रेसिडेंट। तो मिले वो ऐसे, फिर बाद में पता चला कि राहुल गांधी जी शाम को मिलने के लिए आने वाले थे। तो राहुल गांधी का ऑफिस उन्होंने गलती से शाम की जगह उनको सुबह बता दी। तो मुझे ADC से पता चला। तो फिर मैंने जब अपने बाबा से जिक्र करी इस बात को, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सरकास्टिकली उन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी को ऑफिस को AM और PM का बीच में जो फ़र्क है वो नहीं पता, तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि PMO को चलाएंगे। और अब बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। आज राजस्थान को नया CM मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में BJP विधायक दल की बैठक हो रही है और जो दिल्ली से संगठन के जो नेता गए हैं वो उसमें शामिल है। राजस्थान को आज नया मुख्यमंत्री मिलने की पूरी उम्मीद है। आज जयपुर में BJP विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जो इस वक्त जारी है। और बैठक पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में संगठन की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे मौजूद रहेंगे। इस बैठक में वो मौजूद हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में पार्टी कौन सा फार्मूला अपनाएगी। क्या यहाँ भी 2 डिप्टी CM बनाए जाएंगे
ये लोगों के मन में, लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे को चुनने के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। दोनों जगह पर मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी के साथ ही पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के इस शपथ ग्रहण में शामिल होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत जुटाने वाली बीजेपी अब कल दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। तो भोपाल और रायपुर दोनों जगहों पर इसकी तैयारियां हैं। रायपुर में के पुलिस ग्राउंड में विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजय शर्मा और अरुण साव। वहीं राजस्थान को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि आज शाम 5 बजे तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक कुछ फैसला आ सकेगा। तो सीधे ग्राउंड जीरो का यानी कि जयपुर का रुख करते हैं, वहाँ हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं मुरारी गुप्ता। मुरारी, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट बताएं, क्या बैठक जारी है, क्या तीनों पर्यवेक्षक उसमें मौजूद हैं और क्या कुछ निकल कर आने की उम्मीद है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल निखिल, मैं इसमें मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। अब से कुछ देर बाद, लगभग 2-3 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है वो शुरू होने वाली है। इसमें तीनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं। वो तीनों मौजूद रहेंगे बैठक में। बताया जा रहा है कि जो जितने विधायक हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, सभी विधायकों से 1 to 1 कर रहे हैं और उनकी राय मशविरा कर रहे हैं। अभी 1 घंटे लगभग विधायक दल की बैठक चलेगी। उसके बाद तय होगा कि कौन यहाँ मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा। इसका तो शायद मीडिया को ये जानकारी दी जाएगी। जी निखिल जी, जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में लोग अनुमान नहीं लगा रहे थे कि विष्णुदेव साय और मोहन यादव वहाँ मुख्यमंत्री बनकर उभरेंगे। नए चेहरे एकदम, जिसके बारे में किसी ने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, उस तरह से नए मुख्यमंत्री चुने गए और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी रहे। राजस्थान को लेकर के भी क्या इस तरह का कोई कयास है, क्योंकि जो नाम चल रहे हैं उनके अतिरिक्त भी कोई हो सकता है, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल निखिल, जिस तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को चौंकाया है, उसी तर्ज पर ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी एक चौंकाने वाला नाम ही सामने आ सकता है। वो कौन नाम होगा ये अभी तय नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन नामों की चर्चा अब तक, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा नामों की चर्चा जो लगातार हो रही थी, उसमें कुछ लोगों ने तो स्वयं ही खंडन कर दिया कि वो रेस में नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को भी कहा जा रहा है कि उसके अलावा भी हो सकता है कोई तीसरा ही व्यक्ति हो जो मुख्यमंत्री के पद पे आ सकता है। जैसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम के रूप चुना है, जो 50 से 60 वर्ष की जो एज है उस आयु का व्यक्ति है, संगठन के जो करीब है, तो उसी तरह के कुछ नामों को लेकर लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं कि वो लोग नाम हो सकते हैं। लेकिन फाइनली जो विधायक दल की बैठक हो जाएगी उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। निखिल, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा कयास लगाना जैसा ही है। निखिल जी, अभी आप ठीक कह रहे हैं, कयास लगाना ठीक नहीं है। और निश्चित तौर पर अब जैसा कि ये समझा जा रहा है, आपने कहा कि 4 बजे ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और उसके ठीक बाद कुछ समय में ये पता चल सकेगा कि कौन नया मुख्यमंत्री होगा। बहुत सारा, जिसको कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मुरारी गुप्ता। और इस वक्त के इस अंक में हम अंत में आ पहुंचे हैं, लेकिन चलते चलते आपको हम बता दें कि लगातार जो छत्तीसगढ़, झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो खबरें सामने आई हैं और जिस तरह से नोटों से भरी हुई अलमारियां दिखाई गई हैं, उसको लेकर के एक, जिसको कहते हैं कि राजनीति में ज़बरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि भारत में मनी हीस्ट कथा की ज़रूरत ही कहाँ है, जब यहाँ कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियाँ 70 वर्षों से प्रसिद्ध हैं और लगातार नज़र में आ रही हैं। तो आप देखिए ये वीडियो और हमें दीजिए इजाज़त।
आप इस वक्त में। बस इतना ही। आपका जो ये वीडियो है ये प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो लूट है वो 70 वर्षों से रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Stay with you if I'm choosing wrong. I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care. कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग की टीम ने अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं और ये आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। Lost my time.